स्टूडेंट्स, पिछले दो वीडियोस में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन देखे। आज भी कैश फ्लो के क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन आज एक स्पेशल ट्रांजैक्शन रहेगा, वो है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। देखिए, अगर आपकी बैलेंस शीट में प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन रहा तो उसको डील करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ज़्यादा नहीं। इसके पीछे मैं रीज़न बताता हूँ। देखो, डेप्रिसिएशन जब हम लगाते हैं, मान लेते हैं मशीन पे, तो एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू मशीन। 90% अकाउंटेंट यही एंट्री पास करते हैं डेप्रिसिएशन के लिए। मान लीजिए 10,000 का डेप्रिसिएशन है, तो दे पास एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू मशीन। लेकिन 10% अकाउंटेंट ऐसे भी हैं जो डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन लिखते हैं। मतलब ये है कि वो लोग डेप्रिसिएशन लगाने पर मशीन को डायरेक्ट क्रेडिट नहीं करते, उसके लिए वो एक अलग से अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हालांकि ये बात पक्की है कि चाहे डेप्रिसिएशन ऐसे लगे चाहे ऐसे लगे, अगली एंट्री में P&L टू डेप्रिसिएशन होना ही है। अगली एंट्री में डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ करते ही हैं, तो यहाँ पे आके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एंट्री हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस करती है। ये एंट्री कैश वाली नहीं है, फिर भी हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस करती है, इसलिए हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे, इसे ऐड बैक करेंगे। देखिए, बाय द वे, अगर आप में से कोई इस लेक्चर पे डायरेक्ट आ गया है तो मैं सजेस्ट करूँगा पहले आप कैश फ्लो के पुराने 2 वीडियोज़ हैं उनको आप देख लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर पे आइए, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन को हम ऐड बैक करते हैं, वो तो हमें पता ही है, लेकिन ये एंट्री होने की वजह से एक ख़ास तरह की अकाउंटिंग होती है, और जब हम सेल करते हैं तो ख़ास तरह का निपटारा करना पड़ता है। ये सब कैसे होगा, इसी के लिए आज अपन ने ये वीडियो बनाया है। अभी अपन देख लेते हैं, इसे पूरा अपने समझ आ जाएगा आराम से, है ना सर। आइए, सबसे पहले हमने क्वेश्चन देखा, फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट्स ऑफ मोनू लिमिटेड। और मोनू लिमिटेड का बैलेंस शीट देखा, उसके अंदर लैंड, मशीन, असेट वगैरह है, कोई खास बात नहीं। इधर से मेरा ध्यान गया प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, और हो सकता है कि आपका टेस्ट खराब कर दे ये अकाउंट, लेकिन तब तक जब तक आपको आता नहीं है। आइए, एक बार जब आपको आने लगेगा ना, तो फिर आप चाहेंगे यार यही आ जाए ताकि मेरा सही हो जाए। चलिए, नीचे एक एडजस्टमेंट है, हमेशा की तरह पहले आप एडजस्टमेंट को डील करेंगे। लिखा है अ मशीन कॉस्टिंग 40,000, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000, वाज सोल्ड फॉर 20,000। ये बहुत टाइम लेने वाला है, ज़रा देखिएगा। आपके पास एक मशीन थी और वो 40,000 की थी। 40,000 में आप 15,000 का डेप्रिसिएशन लगा चुके थे, तो उसकी वैल्यू 25,000 हो गई थी। 40,000 में से 15,000 ऑलरेडी आप डेप्रिसिएशन लगा चुके हो। 25,000 को आपने 20,000 में सेल किया, तो सर आपको 5,000 का लॉस होगा। अब इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। देखिए, जब हम सेल करते हैं तो हमारे पास पैसा आता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएंगे और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके लिखेंगे सर मशीन सोल्ड। हमने मशीन को सेल किया और यहाँ पे हमारे पास 20,000 रुपया आया है मशीन को सेल करने से। इसके अलावा हमें लॉस हुआ, ये लॉस को अपन एडजस्ट करेंगे, ऐड बैक करेंगे। यहाँ पे मैंने प्लस करते हुए लिखा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, कि सर कहाँ ऐड बैक किया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जो प्रॉफिट होता है, जिसके लिए अपन लिखते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, उसमें मैंने इसे ऐड बैक किया है, ठीक है, 5,000 रुपया। कि सर ऐड बैक क्यों करते हैं, क्योंकि ये लॉस जो होता है ये P&L को डिस्टर्ब करता है, लेकिन हमारे कैश को डिस्टर्ब नहीं करता। तो हर एक वो आइटम जो कैश को डिस्टर्ब ना करे लेकिन P&L को डिस्टर्ब करे, तो फिर हम उसका एडजस्टमेंट किया करते हैं, और यही कैश फ्लो को थोड़ा सा मुश्किल बनाता है, ये अंडरस्टैंडिंग ही मुश्किल बनाती है, बाकी तो कैश फ्लो ठीक ही होता है।
अब एक और बात, आपको लगेगा सर फिर हमने कर तो दिया, हमने सेल भी रिकॉर्ड कर ली, लॉस भी रिकॉर्ड कर लिया, तो बस फ्री? नहीं, फ्री नहीं। अब आपको इसकी अकाउंटिंग समझनी पड़ेगी। देखो, एक तो एंट्री आपकी लगेगी कैश DR टू मशीन, ये तो सर आपकी हो गई सेल की एंट्री जो कि 20,000 की हो गई। एक आपकी हो गई P&L टू मशीन, ये हो गई आपके लॉस की एंट्री। अब बात यह है कि आपको इस 15,000 की एंट्री भी करनी पड़ेगी। जैसे ही आपकी मशीन गई, मशीन को जाने दो, आपको प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन को भी भेजना पड़ेगा। मशीन गई, प्रोविज़न को भी आपको भेजना पड़ेगा, और ये एंट्री 15,000 से होगी। जो लोग लगातार वीडियोस देखते हैं वो कहेंगे कि सर लास्ट चैप्टर में भी या लास्ट लेक्चर में भी आपने ऐसा ही क्वेश्चन कराया था, लेकिन तब आपने इस 15,000 की एंट्री नहीं करी थी क्योंकि मेरे पास ये अकाउंट नहीं था। जब हमारे पास प्रोविज़न अकाउंट होता है तो हम इसको इम्पोर्टेंस देते हैं और इसकी भी एंट्री करते हैं। देखिए, ये जो अकाउंट है ना, इस अकाउंट का जो वजूद है, इस अकाउंट का जो एग्जिस्टेंस है वो मशीन के ऊपर है। मशीन होगी तो प्रोविज़न होगा। अब अगर मशीन ही सेल हो गई तो उससे जो एसोसिएटेड डेप्रिसिएशन है वो भी चला जाएगा। आई रिपीट, जब मशीन ही बुक्स में से चली गई तो उससे जो एसोसिएटेड प्रोविज़न है वो भी चला जाएगा। अब प्रोविज़न का नेचर होता है CR, और जाने पे यानी रिड्यूस होने पे उसको करेंगे DR। तो समहाउ आपको ये 3 एंट्री याद करनी है, खेल ख़त्म नहीं हुआ। अब मैंने बनाया सर मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट, वी वेरी वेल नो मशीन अकाउंट डेबिट नेचर, तो टू बैलेंस BD से शुरुआत करेंगे। मशीन अकाउंट स्टार्टिंग में 120,000 था, ठीक है सर। बाय CD अभी इसके इस अकाउंट में है 82,500, ये तो मैंने यहां से पिक किया, स्टार्टिंग और क्लोजिंग बैलेंस। एंट्री बनी सर कैश टू मशीन, तो कैश टू मशीन यहां पे आएगा बाय कैश 20,000। फिर एंट्री है सर P&L टू मशीन, तो यहां पे आएगा बाय P&L। और प्रोविजन अकाउंट DR टू मशीन, तो यहां आएगा बाय प्रोविजन। सर ये सब करने से टोटल हो गया 122,500, 1,22,500। तो यहाँ पे गैप आएगा सर 2,500 का। ये 2,500 का गैप होगा टू कैश। ये हमने बैलेंस निकाला है, बैलेंसिंग फिगर। एंट्री बनी सर मशीन टू कैश, मीनिंग निकलेगा मशीन परचेज्ड। तो मशीन अकाउंट बनाने से आपको मशीन परचेज के बारे में पता चल सकता है। मैं नहीं कहता पता चलेगा ही, पता चल सकता है। तो 2,500 का सर मशीन परचेज हुआ है। परचेज करना, सेल करना, फिक्स्ड असेट को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कैटेगराइज होता है। और अब मैं थोड़ा सा स्पेस लेके एक और अकाउंट बनाता हूँ। इस अकाउंट का नाम है सर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। बताने की ज़रूरत नहीं, आप होशियार बच्चे हैं, आप समझ जाएंगे कि असेट का होता है DR नेचर, लाइब्रेरीज का होता है CR नेचर, ऑब्वियस है कि प्रोविज़न का होता है CR नेचर। तो यहाँ पे बाय बैलेंस BD से शुरुआत होगी, ठीक है। ऑल्दो सच बताऊँ तो ये कोई लाइब्रेरी नहीं है, ये हमें पैसे किसी को देने नहीं है, लेकिन ये असेट को रिड्यूस करने वाली आइटम है, दैट्स वाई इट हैज़ अ CR नेचर। तो यहाँ पे सर 50,000 से शुरुआत करेंगे और 60,000 पे क्वेश्चन एंड हो रहा है। और हमने एक एंट्री पास की है प्रोविज़न टू मशीन, तो इसे यहाँ पे लिखा जाएगा टू मशीन 15,000। इसी के साथ सर यहाँ टोटल हो जाएगा 75, यहाँ पे गैप हो जाएगा सर 25। ये 25 बताता है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर को, ठीक है। मैं अभी ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, अभी के लिए कह देता हूँ इस साल हमने 25,000 डेप्रिसिएशन लगाया है और वो डेप्रिसिएशन यहाँ पे ऐड बैक होगा। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन ऐड बैक होगा। तो इस तूफ़ानी एडजस्टमेंट के बाद मैं आज की वीडियो में एक क्वेश्चन और कराऊंगा। इस तूफ़ानी एडजस्टमेंट के बाद बाकी अपना रूटीन क्वेश्चन है। अब अपन रिपीटेशन दोहरा लेते हैं चीज़ों को। लैंड 150 से 220 कैसे हो गया सर? हमने परचेज किया होगा, तो परचेज ऑफ लैंड, हमने लैंड परचेज किया होगा। परचेज ऑफ लैंड 70,000 गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
मशीनरी के बारे में हमने फुल डिटेल सर्जरी कर ली है। स्टॉक करंट एसेट्स, डेटर करंट एसेट्स और BR करंट एसेट्स। हमने एक सिंपल फंडा बना रखा है कि अगर करंट एसेट्स इंक्रीज होगा तो उस चक्कर में मेरा पैसा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे स्टॉक डिक्रीज हुआ है तो अपने को सिंपली राइट लिखना है डिक्रीज इन स्टॉक और फिर हमारे पास पैसा आएगा 20,000। किसी किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना आसान होता है कि देखो स्टॉक कम हो गया तो स्टॉक हमने सेल कर दिया तो हमारे पास पैसा आ गया। इसी तरह से डेटर्स इंक्रीज, असेट इंक्रीज में पैसा जाएगा तो सर यहाँ लिखना है मुझे इंक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन डेटर्स, डेटर्स इंक्रीज और हमारे पास सर पैसा गया। सर इसके बाद है BR जो कि करंट एसेट्स है और ये भी इंक्रीज हो गया है तो मैंने सर लिखा इंक्रीज इन BR और पैसा हमारा चला गया। ठीक है सर आपने कैश को छोड़ दिया, कैश को हम नीचे लिखेंगे। इनफैक्ट ये क्वेश्चन हम कर ही ये जानने के लिए रहे हैं कि कैश हमारा इंक्रीज कैसे हो गया। स्टार्टिंग में हमारे पास 8,000 था, मैंने यहाँ लिखा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। स्टार्टिंग में हमारे पास केवल 8,000 था तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 10,000 कैसे हो गया। तो मैं जानता हूँ कि 2,000 का इंक्रीज़ हुआ है लेकिन मुझे पता नहीं है कि किस एक्टिविटी से कैश जनरेट हुआ है और किस एक्टिविटी में कैश यूज़ हुआ है। आइए जैसे तैसे हमने ये साइड पूरा कर लिया है। शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ है मतलब हमने पब्लिक से पैसा लिया है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाना है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके लिखेंगे बेटा इशू ऑफ शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल इशू करने से 50,000 आया है, टर्म्ड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सन्ड्री क्रेडिटर इज अ करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो पैसा आएगा तो क्रेडिटर बढ़ गया है। यहाँ लिखेंगे सर इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, हमने उनसे उधार ले लिया है। अपन इसको अगर रीज़न देंगे तो बना सकते हैं कि हमने क्रेडिटर्स से उधार लिया है या इसका रीज़न ये हो सकता है कि हम क्रेडिटर्स को पैसे नहीं दे रहे हैं। कैश फ्लो में एक मज़ेदार बात ये समझिए आप कि अगर हम पेमेंट करते हैं तो कैश जाता है लेकिन पेमेंट हम नहीं करते हैं तो इसे कैश के आने के तौर पे देखा जाता है। वैसे पेमेंट नहीं करने का मतलब आना नहीं होता लेकिन कैश फ्लो के पर्पज़ से पेमेंट नहीं करना मतलब कैश आना होता है। तो ये थोड़ा सा ट्रिक है बट आप समझ जाएंगे। खैर बैंक लोन है, बैंक लोन में कमी आई है, हमने उनका लोन चुका दिया है वापस तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएंगे। किस एक्टिविटी को मैं फाइनेंसिंग कहता हूँ, किसे इन्वेस्टिंग कहता हूँ, इस पर हमने अर्लियर वीडियोस पहले स्टार्टिंग वही बनाए थे। तो सर बैंक का जो लोन है सर वो हमने सर लौटा दिया है और हमारे पास से 35,000 चला गया है, बैंक लोन हमने रीपेमेंट कर दिया है। इसके अलावा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है। केवल ये होता तो मैं तुम्हें कहता देखो इन लोगों ने 10,000 डेप्रिसिएशन लगाया है, 50 से 60 होने का मतलब है इन्होंने 10,000 डेप्रिसिएशन लगाया है लेकिन हमने अकाउंट इसका बना लिया है। वी फाइंड कि हमने 25,000 डेप्रिसिएशन लगाया है इस साल और ये आइटम प्रॉफिट को प्रेशराइज करती है, कैश को प्रेशराइज नहीं करती। ऐसी आइटमों का एडजस्टमेंट होता है वो हमने कर दिया है। इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट नहीं दे रखा तो ना सही, कोई बात नहीं, क्वेश्चन कंप्लीट होने को है। सबसे पहले अपना ए नतीजा आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, इसके बाद अपना बी नतीजा आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, फाइनली सी नतीजा आएगा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। देखिए 5 और 25 30 50 40 35 39,500 हमारा पहला नतीजा 39,500 आता है। गलत है सही अभी पता लगेगा। ये 20 है और ये 72,500 है तो 52,500 नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पे आप लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ आप लिखेंगे सर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और सर यहाँ पे 15,000 आया है, इसे कहेंगे सर कैश जनरेटेड फ्रॉम
फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनली कंक्लूजन देखें तो हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पैसा आया है, हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी से भी पैसा आया है, टोटल 54,500 आया है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 52,500 यूज़ हो गया है। इसे यूँ कहा जाता है कि जो पैसा बिजनेस से जनरेट हुआ, जो पैसा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से जनरेट हुआ, वो हमने लैंड वगैरह परचेज करने में यूटिलाइज़ कर लिया, और 2,000 की गैप बची है, तो ये 2,000 हमारा आ गया है सर। टोटल फाइनली जो हमारा कैश जनरेट हुआ है वो 2,000 है। तो अभी इस क्वेश्चन में हमने खास करके देखा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन को। सेल की एंट्री आपको हमेशा करनी है, लॉस की एंट्री आपको हमेशा करनी है, और अगर ये अकाउंट हो तो आपको तीसरी स्पेशल एंट्री करनी है, और उसका लॉजिक ये है कि मशीन अगर गई, जब मशीन ही चली गई तो उससे जो जुड़ा हुआ प्रोविज़न है वो भी बुक्स में से चला जाएगा। ये एंट्री आपको याद रह गई तो हम क्वेश्चन को इजीली क्रैक कर देंगे। चलिए ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट पे एक क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं। बेसिकली आज अपन क्या कवर कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो तो कैसे करेंगे। एक बैलेंस शीट दे रखी है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। 2020-2021 के बैलेंस शीट दे रखे हैं, यहाँ पे इन्होंने लाइब्रेरीज वगैरह दे रखा है। वैसे भी हमें सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखना है, जिसमें लिखा है अ मशीन कॉस्टिंग 70,000, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000 वाज सोल्ड फॉर 25,000। ओके, हमें मशीन को सेल किया है, ये बात हमें बताई गई है, तो आप इसकी एंट्रीज कीजिए। जैसे एक तो एंट्री हो गई सर, या एंट्री से पहले अपन कैलकुलेशन समझ लेते हैं। 70,000 की मशीन थी, 40,000 उसका डेप्रिसिएशन था जो लग चुका था, तो उसकी जो बुक वैल्यू बची वो बची 30,000, और हमने उसे सेल किया 25 में, तो सर हमें नुकसान हुआ 5,000 का। तो एक तो कैश DR टू मशीन, एक तो कैश टू मशीन एंट्री हुई होगी, कैश टू मशीन एंट्री हुई होगी सेल करने पर, और एक P&L टू मशीन एंट्री हुई होगी 5,000 से। इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या इस 40,000 के लिए भी कोई एंट्री हुई होगी? मैं कहूँगा हाँ भी और ना भी। अगर आपके पास ये अकाउंट है तो एंट्री भी होगी। हमारे पास इस क्वेश्चन में प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, तो बिल्कुल सर आपको 40,000 की एंट्री करनी होगी। जब आपकी मशीन चली गई, तो मशीन अगर चली गई तो प्रोविज़न को भी बुक्स में से जाना होगा, तो ऐसी एक एंट्री बनेगी सर, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन टू मशीन। इसे हम स्पेशल एंट्री कहते हैं, और ये आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा बेसिकली हम क्वेश्चन में कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाना है, वहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आना है सर, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सर आके लिखना है मशीन सोल्ड। मशीन को हमने सेल किया, और सर यहाँ पे मशीन सेल करने पे हमारे पास 25,000 आएगा, मशीन सोल्ड हम इसे कहेंगे। वन मोर थिंग, आपको ये जो लॉस हुआ है, इसको आप यहाँ ऐड बैक करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। हर वो आइटम जो प्रॉफिट को अफेक्ट करती है पर कैश को अफेक्ट नहीं करती, उस आइटम का एडजस्टमेंट होता है, तो इस लॉस का एडजस्टमेंट होगा, इस लॉस को जोड़ा जाएगा। जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सॉल्व करेंगे तब सर इस लॉस को जोड़ा जाएगा। अब मशीन अकाउंट में अगर कुछ और बाकी है तो उसका पता करने के लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे बेटा देखो जगह बना के ये बनाया मशीन अकाउंट। अब इन्होंने मशीन अकाउंट अलग से नहीं दिया, इन्होंने हमें फिक्स्ड असेट्स अकाउंट दिया है, कोई बात नहीं, ऑब्लिक करके फिक्स्ड असेट लिख देते हैं। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका DR नेचर होता है, तो मैंने बेटा लिखा टू बैलेंस BD 5,10,000 रुपया, और यहाँ पे बाय बैलेंस CD 6,20,000 रुपया। और इसके अलावा जैसे कैश टू मशीन क्रेडिट में है, तो यहाँ जाके लिखेंगे बाय कैश। P&L टू मशीन, यहाँ जाके लिखेंगे सर बाय P&L। प्रोविज़न टू मशीन बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है सर, इस तरह से
25, 30, 70, यहाँ हो गया सर 690, यहाँ हो गया 690, यहाँ हो गया 180, और 180 का ये जो गैप है सर समझ नहीं आ रहा। देखो मैंने मशीन अकाउंट बनाया, मशीन अकाउंट वैसे भी इंक्रीज है, तो हमें पता तो है कि परचेज हुआ है, लेकिन इस अकाउंट इसकी पोल खोलेगा कि रियल में परचेज कितना हुआ है। तो रियल में परचेज हुआ है सर 180,000 का। ये अकाउंट बनाने से बैलेंसिंग फिगर से यू विल नो कि 180,000 का परचेज हुआ है। तो आपको यहाँ पे जाके लिखना है बेटा मशीन परचेज। मशीन परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा और आपका कैश का आउटफ्लो होगा। बात ख़त्म नहीं हुई है, अभी हमें प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट ये इस तरफ है लाइब्रेरी साइड। ऑल्दो ये रियल लाइब्रेरी नहीं होता, ये पैसा हमें किसी को देना नहीं है, बट इट हैज़ अ CR नेचर, मैंने अभी पहले भी बताया था। तो बाय बैलेंस BD, पहले तो आपको जैसे 1 लाख रुपए है यहाँ पे, पहले तो 1 लाख लिखना है, और टू बैलेंस CD 1,50,000 लिखना है, 1,50,000। फिर ये एंट्री बनी सर प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन टू मशीन, तो सर ये हो गया टू मशीन, और ये हो गया सर प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन में टू मशीन 40,000, 150 और 40 190, और यहाँ से आ जाएगा 90,000 का डेप्रीसिएशन। वैसे सोचो ये एडजस्टमेंट ना होता तो मैं आपको बोलता कि 1 लाख रुपए से डेप्रीसिएशन 150 पहुँच गया, यानी हमने 50,000 लगाया है। लेकिन ये अकाउंट से मैं कह सकता हूँ कि हमने 90,000 का डेप्रीसिएशन लगाया है, 90,000 का। तो ये जो डेप्रीसिएशन है वो यहाँ जाएगा, डेप्रीसिएशन ऑन मशीन 90,000। एक यही एडजस्टमेंट है जो कैश फ्लो में सबको परेशान करता है, अदरवाइज तो अभी क्वेश्चन भले आराम से होगा। पहले और एडजस्टमेंट देख लेते हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, हमने इंटरेस्ट पे किया। देखो डिवेंचर इशू करोगे तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वापस सुनना, डिवेंचर इशू करोगे तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब डिवेंचर इशू करना फाइनेंसिंग है, तो इंटरेस्ट का पेमेंट भी फाइनेंसिंग है। तो आपका यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी जाएगा, उसमें इंटरेस्ट पेमेंट करना। आपका पैसा गया सर 20,000 रुपये, और अब इसको आपको ऐड बैक करना पड़ेगा। यहाँ पे होगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। आप मुझे कह सकते हैं कि सर यहाँ पे लेस होगा, ये समझ में आता है, यहाँ ऐड क्यों होगा। देखिए जब आप इंटरेस्ट पे करेंगे तो पहले आपका कैश गया, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू कैश हो गया। फिर आप इस इंटरेस्ट को राइट ऑफ करेंगे तो इंटरेस्ट आएगा नीचे, और ये P&L को अफेक्ट करेगा, प्रॉफिट पे प्रेशर डालेगा। अब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है जो प्रॉफिट को प्रेशराइज कर रही है, तो इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इसका जो मैकेनिज्म है उसके लिए ऐसा करना पड़ता है। इसी तरह से इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, हमें इंटरेस्ट मिला है। देखिए हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट मिलेगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके आपको लिखना है इंटरेस्ट रिसीव्ड, और 4,500 का इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है। आपको फिर ये यहाँ आके माइनस करना है सर। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको 4,500 रुपये माइनस करना है कि सर ऐसा क्यों। देखो कैश टू इंटरेस्ट, ये एंट्री तो हो गई जब हमें इंटरेस्ट मिला, कैश टू इंटरेस्ट तो एंट्री तब हो गई। इसके पीछे एक एंट्री और होगी, इंटरेस्ट टू P&L, और ये एंट्री आपके प्रॉफिट्स को ऊपर करेगी, तो अपन यहाँ पे माइनस करेंगे। कुल मिला के नॉन ऑपरेटिंग आइटम और नॉन कैश आइटम्स का आपको एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं। फिक्स्ड एसेट्स के बारे में हम समझ चुके, इसका हमने अकाउंट बना दिया है। इन्वेस्टमेंट पहले से ज़्यादा है, मतलब इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, तो आपको यहाँ पे जाना है और जाके लिखना है इन्वेस्टमेंट परचेज्ड। आपका 50,000 रुपया चला गया,
पहले से आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, डेफिनेटली आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ से 15% रिटर्न मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। 50,000 हमारा गया। करंट एसेट्स, हमें पता है करंट एसेट्स का कोड कि करंट एसेट्स अगर ऊपर जाएगा तो उस चक्कर में हमारा कैश नीचे जाएगा। तो सर यहाँ लिख देते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट्स, उस वजह से हमारा पैसा जाएगा 1,25,000 रुपये जाएगा। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, वैसे तो बैलेंस शीट में होना नहीं चाहिए, पर ये अगर है, अगर डिस्काउंट ऑन डिवेंचर बैलेंस शीट में है और पहले से ज़्यादा है, इसका मतलब हमने डिस्काउंट दिया है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन में हमने डिवेंचर इशू किया है, इस क्वेश्चन में जो डिवेंचर इशू हुआ है उसमें हमने 5,000 का डिस्काउंट दिया है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं फाइनेंसिंग में जाके इशू ऑफ डिवेंचर, और इसमें आप अमाउंट लिखेंगे 95,000। एक्चुअली डिवेंचर 1 लाख के हैं पर 5,000 डिस्काउंट है तो 95,000 ही आया होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल पहले से ज़्यादा है, ये तो आसान पॉइंट है लड्डू सा। आपके पास पैसा आया है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर आपके पास 50,000 रुपये आया है। प्रेफरेंस शेयर पहले से कम है, इसका मतलब रिडम्पशन हुआ है। तो यहाँ पे सर मैंने लिखा रिडम्पशन ऑफ पीएस कैपिटल, इस चक्कर में आपका 1 लाख रुपया गया। प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन होता है, लाइफ टाइम में हम उनका पैसा लौटा सकते हैं। ये लायबिलिटी पहले से कम है, इसका रीपेमेंट हुआ है। डिवेंचर पहले से ज़्यादा है तो हमने इशू किए हैं और इशू करते समय 5,000 का डिस्काउंट दिया है, ये बात मैं पहले से ही लिख चुका हूँ। रिजर्व्स एंड सरप्लस, पहले 20,000 था, अभी 135,000 है। आपके प्रॉफिट्स बढ़ गए हैं, आपको ये बात नोट करनी है। ऊपर जाके नेट प्रॉफिट एज पर रिजर्व्स एंड सरप्लस, और आपको यहाँ पे 1,15,000 रुपये नोट करना है, नेट प्रॉफिट एज पर रिजर्व्स एंड सरप्लस। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का स्पेशल ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं। लास्ट आइटम है करंट लायबिलिटी। अगर करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो पैसा आएगा, तो हमारे पास पैसा आया है। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, थोड़ा सा थकाने वाला क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे अगर अपन ने 5-7 क्वेश्चन और किए तो आपको डेफिनेट कैश फ्लो आने लगेगा। एक बार मैं नतीजे निकाल लेता हूँ। आपका ये ए ऑपरेटिंग का नतीजा है, बी आपका इन्वेस्टिंग का नतीजा है, और सी आपका फाइनेंसिंग का नतीजा रहने वाला है। 115, 120, 210, 230, 230 और 75, 305, 180, 1,75,500 आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से 1,75,500 रुपये जनरेट हुआ है। और यहाँ 25 है पॉजिटिव, 4,500 पॉजिटिव और 230 नेगेटिव, तो 230 में से 29 चला गया, तो 2,500 इतना आपका यूज़ हुआ है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपका कैश यूज़ हुआ है, यूटिलाइज हुआ है। और 95 और 50, 145 में से 120 गया तो 25,000 आपके पास यहाँ से 25,000 रुपये फाइनेंसिंग एक्टिविटी से जनरेट हुआ है। मैं इस क्वेश्चन के जल्दी से हाईलाइट बोलता हूँ 2 मिनट में। मशीन आपने सेल की है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उससे जो लॉस हुआ है वो एड बैक होगा। जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है अक्यूमुलेटेड, उसकी स्पेशल एंट्री लगेगी, उसका स्पेशल अकाउंट बनेगा। हाँ जी। डिवेंचर इशू करना फाइनेंसिंग, अतः उसका इंटरेस्ट पे करना भी फाइनेंसिंग। पैसा इन्वेस्ट करना इन्वेस्टिंग, इसलिए उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी इन्वेस्टिंग। करंट एसेट्स ऊपर जाएगा तो उस चक्कर में हमारा पैसा गया, और करंट लायबिलिटी अगर ऊपर जाएगा तो हमारे पास पैसा आएगा। बाकी सारे सिंपल से थे। एक ये ज़रूर था कि डिस्काउंट की अमाउंट बढ़ गई है, इसका मतलब हमने डिस्काउंट दिया है। इसका मतलब ये है कि डिवेंचर जब हमने इशू किए थे तो हमारे पास पूरा 1 लाख नहीं आया है, डिस्काउंट काट के 95,000 आया है। ठीक है। इस क्वेश्चन में कैश के ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखे, तो अपन ने जो आखिरी की 3 लाइनें हैं वो नहीं लिखी है।
ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का नतीजा प्लस माइनस करने पे इक्वल आ रहा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पैसा जनरेट हुआ है। ऐसा जरूरी नहीं कि हम ऐसा हमेशा होता है, इस क्वेश्चन में ऐसा हुआ है कि ऑपरेटिंग में पैसा जनरेट हुआ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपका पैसा गया है क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं, मशीन परचेज की है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 25,000 आपका आया है। चलिए, अगर ये वीडियो काम का लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।